हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने अभी इससे पहले वर्ण विचार खत्म किया है और शब्द और पद आपको पढ़ा चुकी हूँ। शब्द और पद मैंने पढ़ा लिया तो वर्ण के बाद जो बारी आती थी वो शब्द की आती थी। चूँकि मैं उसे पहले पढ़ा चुकी हूँ, शब्द और पद के दौरान पद के भेद भी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने उसको बीच से हटा करके अब सिर्फ पदों की बात करती हूँ। पदों की बात करूँ तो हमारे पास जितने प्रकार के पद प्रयोग हो करके हम अपनी भाषा का निर्माण करते हैं या वाक्य का निर्माण करते हैं, उन्हें हम पद के रूप में जानते हैं। तो हम शब्द और पद में अंतर बताते समय मैंने ये बता दिया था कि जब कोई स्वतंत्र शब्द व्याकरणिक नियमों से वाक्य में जुड़ जाता है तो वो पद कहलाने लगता है। और ये पद कितने प्रकार के होते हैं वो जो आपने पढ़ा होगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये मुख्य 5 होते हैं। अतिरिक्त और भी हैं 3, लेकिन कुल मिलाकर के 5 जो है मुख्य जानना चाहिए हर एक बच्चे को। जो कक्षा 3 से व्याकरण पढ़ना शुरू करता है उसे, और कक्षा 12 तक के बच्चों को ये व्याकरण का पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो मैं उसी क्रम में चलूँगी। और अब बारी आती है संज्ञा पढ़ाने की, तो मैंने बोर्ड पर डाल दिया है संज्ञा। अब संज्ञा का मतलब है हम संसार में यदि हम हैं तो हम जिन जिन चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा। किसी भी चीज़ का कोई ना कोई नाम होगा। आकाश कहें, पुष्प कहें, फूल कहें, कमल कहें, घोड़ा कहें, हाथी कहें, नदी कहें, हवा कहें, कुछ भी कहें, तो हर एक का कोई ना कोई नाम होगा। और नाम होने के कारण जितने नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं। अर्थात संज्ञा का तात्पर्य है नाम। संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम से, यानी जो भी नाम आएगा, जो भी नाम आएगा वो नाम ही मुख्य रूप से संज्ञा है। अब किसी वाक्य में जितने नाम आ जाएं वो संज्ञा है। उसके अतिरिक्त जो चीज़ें होंगी, जब मैं आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी, विशेषण पढ़ाऊंगी, क्रिया विशेषण पढ़ाऊंगी, तो वो सारी चीज़ें आगे बताऊंगी। अभी मैं संज्ञा तक अपने आप को रोक के रखी हूँ कि संज्ञा, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो क्या है, मैं संज्ञा पढ़ाने चल रही हूँ। यानी जितने भी प्रकार के नाम आते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी प्रकार के नाम आते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखूंगी, लेकिन आपसे साथ ही मेरा अनुरोध है कि आप व्याकरण जितना पढ़ते हैं उतना ही प्रेम से उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। मैं भी निरंतर आपके साथ जुड़ी रहूं। मेरी भी यही इच्छा है कि मैं अपने काम को कभी छोड़ूं ना, करूं लगातार। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध भी करती रहती हूं। तो इस समय मैं आपको संज्ञा पढ़ाने चल रही हूँ। अब परिभाषा की बात यदि करें तो आपको मैंने पहले ही बता दिया, संज्ञा का तात्पर्य होता है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुओं को हम आंखों से देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम होगा और इसलिए उसे संज्ञा कहते हैं। परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये आपकी तो परिभाषा हो गई साधारण सी, जो कि आप कक्षा 3 से बच्चों को रटाई जाती है। तो कुल मिलाकर जो भी चीज़ें हम आँखों से देखते हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है और वो नाम ही संज्ञा होता है।
जिसकी परिभाषा क्या हो गई, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया संज्ञा। अब संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं। अगर एक चित्र बना देते हैं तो वो आपको आसानी से याद हो जाता है। एक छोटा सा चित्र बना दे और इस पर मैं लिखूं कि ये संज्ञा है, तो इसके संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 3 भेद होते हैं। इसके माध्यम से, फूल के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहती हूँ, चित्र बनाने से आपको आसानी से याद रहेगा। जो भी चीज़ों को लगातार बोलते रहने से एक छोटा सा चित्र बीच में ऐड कर देंगे तो उस चित्र से आपको अपने आप याद आ जाएगा कि संज्ञा रूपी पॉट है जिसके 3 फूल लगे हुए हैं, जिसमें 3 तरह के, यानी संज्ञा के 3 भेद हैं। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब आपको एक चीज और बता दूं कि अब ये जो इधर ग्रामर पढ़ाया जा रहा है कई सालों से, उसमें सुधार हुआ है। मुझे याद आता है कि अपने बचपन में हम लोगों ने संज्ञा के 5 भेद पढ़े थे। 5 भेद पढ़े थे और उसमें हमें 3 तो थे ही, उसके अलावा 2 जोड़ते थे, जिसको हम कहते थे द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन आज के दौर में मुख्य भेद जो होते हैं उन्हीं को हम संज्ञा का स्थान देते हैं कि 3 प्रकार की संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जो हम पढ़ते थे अपने बचपन में कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक, उसको जातिवाचक का उपभेद मान लिया गया है। लेकिन हम अगर आज के दौर के बच्चों को यदि प्रश्न देते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो बच्चे से उम्मीद करते हैं कि वो 3 भेद ही लिखे, बच्चा 3 भेद ही लिखे, ये हमारी उम्मीद होती है। अब हम 5 भेद को स्वीकार नहीं करते। हालांकि वो गलत नहीं है, गलत इसलिए नहीं है क्योंकि वो जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम उसको उपभेद के स्थान पर देते हैं, तो संज्ञा के मुख्य 3 भेद ही मानकर चलते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो ये आपका संक्षिप्त सी परिभाषा और उसके भेद हो गए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रामर हमेशा समझने की कोशिश करिए। किताबों से ग्रामर, मोटी मोटी किताबें होती हैं, आप पढ़ते जाइएगा, लर्न करते जाइएगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो आप उसमें से मुख्य चीज़ों को छांटना आसान नहीं है। एक पुस्तक में से मुख्य चीज़ों को छांट कर निकालना इतना आसान नहीं है एक बच्चे के लिए। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप छोटे छोटे अंशों को, जो मुख्य चीज़ें हैं वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप उसके आधार पर पढ़ेंगे तो आसानी से आपको ग्रामर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। और बारी आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मैं रब करूँ इसको। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं बिल्कुल किनारे हूँ। चलिए रब करते हैं।
अब मैं एक एक भेदों को बताऊंगी, फिर परिवर्तन भी सिखाऊंगी। तो संज्ञा के कुल 3 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये तीनों भेद हो गए। अब बारी आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आती है। अब देखिए, संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम, और नाम से मतलब हुआ जितनी चीजों को हम आंखों से देखते हैं उस सब के कोई ना कोई नाम होंगे और वो संज्ञा है। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो कोई विशेष चीज की बात करते हैं। विशेष चीज की यानी जितनी प्रकार की संज्ञा होती है उसका कोई एक खास नाम रख लिया जाए तो वो, जैसे हम लड़का लड़की कहें वो भी संज्ञा है, लेकिन अगर राम मोहन कह देते हैं तो विशेष संज्ञा हो जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वो किसी खास चीज के लिए कही जाती है, खास प्रकार के नाम के लिए कही जाती है, जो एक उसकी पहचान हो, जिस नाम से वो जाना जाता हो। तो इस तरीके से देखा जाए, हम पेड़ कह दें और आम का पेड़ कह दें तो उसका अलगाव हो गया। आम के पेड़ में भी हम लंगड़ा आम का पेड़ कह दें तो उसका भी अलगाव हो गया। दशहरी आम का पेड़ कह दें तो इस तरीके से एक उसकी अपनी अलग पहचान रहती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो जाती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सब में आप विशेष जोड़ते जाए। किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष भाव के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बस आसान है इसकी परिभाषा याद करना, तो आपको आसानी से आप इसको लिख सकते हैं और सबका उदाहरण भी आसानी से लिख सकते हैं। परिभाषा लिख देती हूँ। किसी विशेष, ये विशेष याद रखिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा अगर आपको याद है और संज्ञा की परिभाषा में और आप उसी में विशेष जोड़ दीजिएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम। तो व्यक्ति के नाम में आप कोई भी नाम डाल दीजिए। व्यक्ति का नाम राम, मोहन, अशोक, अमर, दिनेश, कुछ भी लिखिए। यानी जितने भी प्रकार के नाम होंगे, जिनका विशेष नाम होगा, वो सब व्यक्तिवाचक हो गया। वस्तु के नाम में यदि थोड़ा स्थान का नाम, तो वाराणसी, आगरा, लखनऊ, कानपुर,
दिल्ली, ये स्थान का नाम हो गया। अब हो गया वस्तु का नाम, वस्तु के नाम में भी आप कुछ न कुछ इसमें किसी किसी वस्तु का नाम लिख दीजिए तो हो जाएगा। आम, पपीता, पपीता, रसगुल्ला, आम, पपीता, रसगुल्ला, और भी कुछ भी जो याद आए आपको लिख दीजिए। रामचरितमानस से पुस्तक वस्तु में आ जाएगी। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, तो कोई भी चीज का नाम आपको याद आ जाए तो वो लिख दीजिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान तीनों के नाम का जो है वो नाम जो होगा विशेष नाम कहलाएगा, और ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो मैंने आपको तीनों भेद में से पहला बता दिया है, और कल के वीडियो में आगे का बताऊंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।